तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़, इसी को जो कंटिन्यू करने हमने। तो ये हमारे पास 25 नंबर एमसीक्यू है। तो इसके अंदर था द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। ये बताना चाह रहा है कि वो कौन सा एंगल है जिस पर मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज इक्वल हो जाती है। जिस तरह ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, जो एक शॉर्ट ट्रिक थी, जो एक ड्राइव फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए हम हर एक पैरामीटर निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखें यहाँ पर ये मैक्सिमम रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो इनको यूज़ करते हुए हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, जब मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज बराबर हो जाए तो इट्स मीन के आपके पास क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एच। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक क्या है, ये आर इज इक्वल टू एच। जब आर इज इक्वल टू एच हो जाएगा तो आप आर की जगह एच लिख देंगे। एच टेन थीटा हो गया, ये इज इक्वल टू 4h। ठीक है, तो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 4। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स 4। तो अब आप यहाँ पर अपने एमसीक्यू में देखें कि आपको यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर जिस तरह आप देखें 25 के अंदर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपके पास ऑप्शन दिए में 45, 10 इनवर्स 4। तो आप यहाँ पर किस पर टिक कर देंगे, आप यहाँ पर टिक कर देंगे 10 इनवर्स 4 पर। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह अगले एमसीक्यू कहा, क्या कहा हुआ है, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है, क्या कहा हुआ है, जब मैक्सिमम रेंज है प्रोजेक्टाइल की जब 4 टाइम हो जाए मैक्सिमम हाइट की, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो एंगल हमें बताना है। तो जब आर क्या हो जाए हमारे पास, जब आर बराबर हो जाए हमारे पास 4h के, 4h के। ठीक है, तो फिर हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो एंगल क्या आएगा। तो उसको यहाँ से चेक कर लेंगे। पहले इसको रब कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं पुरानी। तो यहाँ पर लिखते हैं दोबारा फार्मूला। यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला लिखते हैं। जब फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। तो आर क्या हो जाए, जब 4h हो जाए तो ये 4h इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। ये h से h कैंसिल हो गया तो आपके पास, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो टेंजेंट इनवर्स 1 बचा यहाँ पर, ये थीटा। और आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने दिया था उसे आपने याद करना है। तो आपके पास सिंपल क्या आ जाएगा, उससे आपके पास आ जाएगा सिंपल 45 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो जब आपके पास ये 45 डिग्री आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, अब आपको अपना राइट ऑप्शन देखें और राइट ऑप्शन के बाद अपना इसको टिक कर दें। तो हमारा आंसर क्या आया है, 45। तो 45 अपना देखें कि 26 एमसीक्यू के अंदर कहाँ है, तो आपने यहाँ पे आके टिक कर दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना देखें। ये अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज़, और कुछ भी पूछना हो तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। चलें फिर हम देखते हैं अपना एमसीक्यू नंबर 27। तो 27 के अंदर हमारे पास एमसीक्यू में क्या कहा हुआ है, हमें एमसीक्यू में कहा हुआ है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो चलें यही फार्मूला यूज़ करना है, जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला था हमारा, जो कि ये है आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। ठीक है, अब आपने इसको यूटिलाइज करना है। एक मिनट ज़रा।
तो इसको फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा। सबसे पहले तो जब फॉर्मूला लिखेंगे यही वाला, तो मैं इसको पहले रब कर लेता हूँ। तो उसने कहा है कि रेशो बताना है हमें रेंज ओवर मैक्सिमम हाइट का, ठीक है। तो एक मरतबा एमसीक्यू पढ़ लेते हैं दोबारा। तो इस पे कहा हुआ है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, द रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट। तो रेंज को हमने पहले रखना है, ठीक है। जो वर्ड पहले लिखा हुआ है आपने उसको पहले रखना है। तो आप जब इसको इसी को सॉर्टिंग आउट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बनेगा। तो रेंज को आपने इधर ही रखा एंड हाइट आप नीचे ले आए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ये 4 इधर गया एंड अपॉन में टेंजेंट 30। तो टेंजेंट 30 की मैंने आप लोगों को वैल्यूज़ याद करवाई थी। तो आप लोगों को जिस तरह पता होगा कि टेंजेंट 30 हमारे पास किसके बराबर होता है, तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा अंडर 1/√3 के, ठीक है। तो 1/√3। तो यहाँ जब यहाँ इसको लिखेंगे तो देखें कुछ ये फॉर्मेट बनेगा। इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखते हैं। तो 4/1/√3। मेडिकल वालों को बहुत मुश्किलात होती हैं जब इस तरह का फॉर्मेट आ जाए। तो अब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो उसको समझने में मुश्किलात होती हैं। तो इसको देखते हैं किस तरह करेंगे। तो आप देखें ये 4 को आपने ऐसे ही रखा। तो ये एक ब्रैकेट थी ना जो टेंजेंट थीटा के ऊपर थी, तो आप वहाँ पर लगा दें डिवाइड, ठीक है। अच्छे से समझना है। तो वहाँ डिवाइड लगाया आपने, उसकी वैल्यू लिख दी 1/√3। आप सबको पता है जब भी डिवाइड का साइन आता है तो वो जो राइट वाली वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय √3, तो रेसिप्रोकल हो गई, डिवाइड में 1 आ गया। तो सॉल्यूशन पे इसका क्या आया, 4/3/1। तो रेशो पूछा था, अगर आप लोग यहाँ पर 1 नहीं लगाते हैं तो फिर भी आप जब रेशो की बात करते हैं, अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए तो आपने याद रखना है कि नीचे डिवाइड में 1 होता है, ठीक है। तो अपना आंसर अब देखना है कि हमारा आंसर यही है या नहीं। तो एमसीक्यू नंबर हमारा 27 था। तो देख लें, चलें इसके अंदर रेशो नहीं है तो आपने सिंपल इसको यहाँ पे लाके टिक कर दिया 4/√3, ठीक है। अब अगला क्या है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल, ठीक है। जब कोई एक एंगल अगर बनता है वो एक सर्कुलर बॉडी के अंदर, तो वो कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक मिनट, द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर इन मूविंग बॉडी इज कॉल्ड, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। किस तरह, आप लोग जब हम लोग लीनियर पार्ट की बात करते हैं, मतलब कि जिस तरह हम कहें कि मैं एक रूम से निकला दूसरे रूम में चला गया, अगर रास्ता स्ट्रेट है तो वो कौन सा कहलाता है, वो तो सिंपल डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। और अगर जब हम मूविंग बॉडी की बात करें तो वहाँ पर ये एंगुलर के अंदर चेंज हो जाता है। तो आपने सिंपल यही बात याद रखनी है। तो वो क्या हो जाएगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब जो थीटा होता है, अब देखें मैंने यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा है। जो थीटा है, जिस तरह ये मैं एक सर्किल ले लूँ, एक पॉइंट है। अब यहाँ से एक सर्टेन एंगल बनेगा, वो बॉडी यहाँ जाएगी तो यहाँ पर इसके दरम्यान एक एंगल बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लें। ये सेंटर है, समझे, ये एक रेडियस है और एक मरतबा पॉइंट यहाँ आया तो इसके दरम्यान एक सर्टेन एंगल आएगा, ठीक है। तो जब उसके पास एक सर्टेन एंगल आ गया तो वो हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम किस में काउंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम उसे काउंट करते हैं। तो अब हमने काम करना है अगला, जो लिखा हुआ है 29। तो 29 में क्या कहा है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड। अब आपने देखें यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है तो हमारे पास क्या आती है, वेलोसिटी आती है। तो वेलोसिटी तो आएगी, लेकिन इसमें अब एंगुलर का नाम और ऐड कर दें तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आएगी। फिर देखें कितना माइनर सा डिफरेंस है। कि आप लोग रट्टा ना भी लगाएं, इसको डायरेक्ट इस तरह याद रख सकते हैं। तो अगला देखें, अगला है द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। अच्छा, अब आप लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर कुछ पॉइंट हैं जो कि याद रखने चाहिए, वो आपको मैं नोट करवाता हूँ। जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कुछ यूनिट्स हैं,
ठीक है, एक तो हमारे पास होता है डिग्री, एक हमारे पास होता है रेडियन, और एक होता है स्टी रेडियन। जो स्टी रेडियन है वो आपने शायद नाम सुना हो। तो जो इसके यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिग्री होती है। एक हमारे पास होता है रेडियन, एक हमारे पास होता है स्टी रेडियन। टी रेडियन, ठीक है। अब ये स्टी रेडियन आपने पहली मर्तबा नाम सुना है, तो स्टी रेडियन ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये स्टी रेडियन जो भी होता है ये सॉलिड एंगल के अंदर होता है, ठीक है। ये कोई सॉलिड पार्टिकल होगा तो ये वहाँ पाया जाता है, ये सॉलिड रीजन के अंदर, ठीक है। तो हम कैलकुलेट किस में करते हैं, जब स्टी रेडियन की बात आ जाती है वो सॉलिड के अंदर। ये आई थिंक ये एमरी कैट के पास पेपर के अंदर पूछा गया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि स्टी रेडियन कहाँ पे मालूम करते हैं। तो ये मेडिकल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको मालूम हो, क्योंकि आगे ये एमडी कैट के अंदर पढ़ते हैं, ये एक बाकायदा एक टॉपिक है, ठीक है। बट ये छोटा सा टॉपिक है जो कि मैंने कवर करवा दिया है। तो अब अगला देखते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है, द ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखें यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा है। अब यहाँ पर आपको रेडियन पे आपने मार्क करना है, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह ताला अब अगली वीडियोस के अंदर से हम पास पेपर को डील करेंगे ताकि हर एक पॉइंट क्लियर होता जाए। तो अब देखते हैं अगला MCQ नंबर 31, द एंगल सब्टेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क लेंथ, ठीक है, इक्वल टू इट्स रेडियस, देन द हाफ रोटेशन इज। अब एक पॉइंट है, एक ये फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद रखना है। इंजीनियरिंग वालों को तो ये फॉर्मूला मालूम होगा। तो चलिए एक फॉर्मूला था जो मैं बता रहा था, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल, एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब एस क्या होता है हमारे पास, एस हमारे पास होता है आर्क लेंथ, ठीक है। ये आर्क लेंथ क्या होती है ये भी बताता हूँ, रेडियस सबको पता है और एंगल सबको पता है। तो अभी इसको यहीं पर समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे कि ये एक मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, इसका एक कुछ ना कुछ सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, वो रेडियस कहलाती है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अगर फोर सपोज के आपका पार्टिकल मूव कर रहा है वो यहाँ पर है, तो आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, जो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, वो एंगल आ गया। अब आर्क लाइन क्या होता है, अब आर्क लाइन देखें क्या होता है, जो यहाँ से, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, तो यहाँ से जो यहाँ तक का फासला है यह कहलाता है आर्क लेंथ, ठीक है ना। आर्क का मतलब तो आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कहलाती है, आर्क। जैसे कि हम बोलते हैं कंपास से खोलें और वहाँ पर एक आर्क लगाएं इस पॉइंट पे इस तरह का, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये आर्क कहलाती है। और इन टर्म ऑफ फिजिक्स तो आर्क लेंथ यहाँ पर क्या होती है, जब भी एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, जो इनके दरमियान जो फासला कहलाता है ये कहलाता है आर्क लेंथ। तो अब देखते हैं अगला क्या इसमें कहा गया है सवाल में, फिर इसको सॉल्व करते हैं ठीक को। तो ये कहा गया है, इफ़ द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क लेंथ, अगर आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के, ठीक है, तो एंगल क्या होगा हमारे पास। तो आप लोगों को ये देखते हैं दोबारा से, अगर उसने कहा है एस बराबर हो जाए आर के, तो आपके पास क्या बनेगा, तो आप एस की जगह या अब एस थीटा लिख दें, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर वन बचा, एंड यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, थीटा आ गया। बस आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि अब ये डिग्री में है, रेडियन में है, या स्टी रेडियन में। तो आपने याद रखना है जब भी हम सर्कल की बात करेंगे तो जो भी रोटेशन होगी वो होती है रेडियन के अंदर। तो जो भी रोटेशन होगी वो किस में होगी, रेडियन में होगी, ये नोट डाउन कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे यहाँ पर 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट ले आते हैं, ठीक है। बट याद रखना है कि ये क्या है, ये 1 रेडियन है। तो चलें देखते हैं अब कि हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें से। तो देखें अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 रोटेशन 1 डिग्री। तो देखें 1 डिग्री पहले दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू 1 रेडियन, ठीक है। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि देखते नहीं और पहले ही मार्क कर देते हैं 1 डिग्री के ऊपर। तो बस यही काम नहीं करना।
तो अच्छे से पढ़ के एमसीक्यूज को ही मार्क करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1 रेडियन। ठीक है, अब अगला एमसीक्यू है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय। तो टाइम और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है ये बताना है हमने। तो ये रिलेशन तो आपने सिंपल पढ़ा भी होगा हर जगह, और ये आपने सिर्फ माइंड में याद रखना है। तो जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो बराबर होती है 2π/t के। ठीक है, तो ये फार्मूला है, आपने याद रखना। और एक और फार्मूला होता है, आपको पता है 1/t किसके बराबर होता है, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो आप देखेंगे 1/t फॉर्मेट में भी लिखा है, तो मैं इसकी जगह सिंपल क्या लिख सकता हूँ, 2πf। तो एक ये दो रिलेशंस हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सरों ने भी लिखवाए होंगे ये रिलेशंस, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी आते थे। तो चलिए इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इन टर्म ऑफ टी दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर लेंगे, जब आपको इन टर्म ऑफ टी मिला हुआ है तो आप इसी ऑप्शन को नीचे ला के टी को ऊपर ले जाएं, और ये टी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा, इसे बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो अपना आंसर मार्क कर लेते हैं। तो 2π हमारा आंसर था, जो कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया। ठीक है, तो अब अगले तरफ चलते हैं। तो ये अगला एमसीक्यू है 33, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट मूविंग अ सर्कुलर पाथ। अगर एक डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी है, वो मूव कर रही है किसी पॉइंट के ऊपर, वो पाथ के ऊपर, तो जो हमारे पास इसको मालूम करने का तरीका क्या होता है, जो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था, और जो लेक्चर थे हमारे, कि एक पार्टिकल है वो मूव तो जो डायरेक्टेड होता है सेंटर की तरफ, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा टेंजेंट होती है। याद है आप लोगों को कि टेंजेंट का वर्ड मैंने यूज़ किया था, कि ये टेंजेंट, तो याद रखना है कि ये अलॉन्ग द टेंजेंट होता है। ठीक है, अब अगला एमसीक्यू क्या था, अगला एमसीक्यू है, when a body move in a circle the angle between the linear velocity and the angular velocity। एक पॉइंट आपने ये भी माइंड में याद रखना है, तो इनके दरमियान जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। वो कैसे, आपको बताता हूँ। तो देखिए लीनियर वेलोसिटी क्या है, जो कि ये मैंने ड्रॉ की हुई है, जो कि ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब जो ऑरेंज से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास आएगी लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड होती है। तो अगर पॉइंट यहाँ पर है, फोर सपोज के पॉइंट यहाँ पर है, तो वो हमेशा डाउनवर्ड वो करेगा। ठीक है, रेडियस के थ्रू वो करेगा, और ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और जो लीनियर वेलोसिटी वो हमेशा टेंजेंट होती है उस सर्कल से, तो यहाँ पर 90 डिग्री हमेशा बनता है। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें तो वो हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। तो अब देखें क्या कहा है, when an object moves with uniform speed in a circular orbit the centripetal acceleration must be directed toward। ये भी आपको बताया कि जो कुछ भी चीज़ होगी वो कहाँ डायरेक्ट करेगी, वो डायरेक्टेड करेगी सेंटर के ऊपर। तो सेंट्रीपिटल का नाम कहीं भी आ जाए तो आपने टुवर्ड सेंटर को आपने मार्क करना है। और जब लीनियर वेलोसिटी आ जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर या सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर, तो वह आपने हमेशा परपेंडिकुलर लगाना है। परपेंडिकुलर मीन्स कि टेंजेंट टू दिस सर्किल पे मार्क करना है। ठीक है, अब अगला है दोबारा, द फोर्स विच नीड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन। वो फोर्स जो कि मेंटेन करती है सर्कुलर मोशन को, तो वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो वो कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स में थोड़ा सा सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिसिमिलैरिटी भी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी हम उसे ही कहते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। तो बस इसमें एक चीज़ कॉमन नहीं है, वो ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है, टुवर्ड द सेंटर, बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो टुवर्ड द सेंटर नहीं करती, वो अवे द सेंटर वो करती है। ठीक है, मतलब फोर्स लगाती है। जिस तरह अगर एक पॉइंट है यहाँ पर है, वो बीच में लगाएगा फोर्स। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो हमेशा बाहर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगी। बस इनके दरम्यान एक ये मेजर
डिफरेंस है जो कि पता होना चाहिए, वरना काफ़ी चीज़ें सिमिलर ही होती हैं, ठीक है, और इसमें लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो अब अगला एमसीक्यू देखें। व्हेन अ स्टोन इज व्रिल्ड, इसका मतलब ये है कि हमने एक पत्थर लिया, उसे धागे में बांध लिया, ठीक है, जिस तरह बच्चे करते हैं कि अपना जो सर्किल होता है उसको घुमाते हैं पत्थर को, ठीक है, पत्थर को घुमाते हैं तो उनके अंदर वहाँ पर एक फोर्स जनरेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इस सप्लाइड बाय, किसके ज़रिए सप्लाई होती है, मतलब कि किसके ज़रिए बनती है। जब हम धागे पे कोई अपना फोर्स लगाते हैं तो वो कहाँ पे जाके बनती है, वो बनती है सेंट्रीपिटल एक्स सॉरी टेंशन इन स्ट्रिंग के ज़रिए वो फोर्स अप्लाई होती है। जैसे कि ये एक पत्थर है और इसको मैंने एक थ्रेड से बांध लिया, ठीक है, जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये बिल्कुल सर्कल में मूव करना शुरू हो जाएगा, और जो थ्रेड होगा वो बिल्कुल क्या होगा, वो परपेंडिकुलर एक्ट करना शुरू हो जाएगा, और हमेशा जो फोर्स लगती है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगती है। तो अब अगला देखें हमसे क्यों। अ स्टोन इज टाइड एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड, ये देखें ये बिल्कुल सेम है। तो क्या कहा हुआ है, एंड इज रिल्ड फ्रॉम द अदर एंड इन अ सर्कल एट कॉन्स्टेंट स्पीड इफ द कॉर्ड ब्रेक, अगर धागा टूट जाए द स्टोन मूव अलोंग, तो कहाँ मूव करेगा। तो देखिए वेलोसिटी वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि अगर वो धागा टूट जाएगा तो वो यकीनन मूव करते हुए कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। तो अब वो गिरेगा कब, जब उसके पास वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कब कैसी होती है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है, ठीक है। देखें दोबारा यहाँ पर टेंजेंट का वर्ड आ गया, तो यहाँ पर टेंजेंट, जब वेलोसिटी टेंजेंट है इसका मतलब ये क्या है कि वो बॉडी मूव करती भी जा रही है कहीं ना कहीं, तो उसके पास एक वेलोसिटी है। तो जब वेलोसिटी होगी तो ही जाके वो मूव करके गिरेगी कहीं। तो अब यहाँ, ठीक है, जो टेंजेंट टू द कर्व होती है। तो अब आपने 39 की तरफ चलना है। 39 में क्या कहा हुआ है, व्हेन अ स्टोन इज ड्रिल्ड विद इन अ वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल के अंदर, ठीक है, कि जो पत्थर है हमने वर्टिकली घुमाना है उसको, ठीक है, एट द, जिस तरह वर्टिकली का मतलब ये है कि जिस तरह साइकिल होती है, साइकिल का जो व्हील होता है वो किस तरह होता है, वो वर्टिकली रिल हो रहा होता है। तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम एट, कि वो कहाँ पर मैक्सिमम होगी, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम होगी बॉटम पर। तो बॉटम पे क्यों, क्योंकि देखिए जब फोर्स एक्ट करता है वो कहाँ पर वो करता है, मैक्सिमम फोर्सेस एक्ट करती हैं हमेशा डाउनवर्ड पोजीशन के ऊपर। जिस तरह यह ले लो, अगर कोई एक मास है वो भी नीचे की तरफ ही मूव कर रहा होता है, तो यहाँ पर सिंपल सा एक फिनोमेना है। तो ये वो एमसीक्यू हैं जो कि ज़्यादा पूछे नहीं जाते, बट आपने इसको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर एट द बॉटम आएगा। ग्रेविटी के ऊपर समझे काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग के लिया हुआ है और स्ट्रिंग के अंदर हमने एक स्टोन बांधा हुआ है। तो स्टोन जब वो नीचे की तरफ आएगा तो वहाँ पर एक ग्रेविटी लगती है, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी जो फोर्स होगी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अगला हमसे क्यों देखें, तो ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया है। 40 मैथमेटिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज एस इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा इन रेडियन या इन डिग्री, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए, रेडियन के अंदर होता है, आप लोगों को बता चुका हूँ मैं। ये किसके अंदर होता है, रेडियन के अंदर होता है। तो अब इसको देखते हैं अगला, एक मिनट, ये जब इसको हम जब मूव करके ले जाएंगे, ठीक है, इसको मूव कर लूँ ज़रा। तो अब अगला एमसीक्यू है हमारा, अब न्यूमेरिकल बेस शुरू हो रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पर अच्छे से देखना है। अ कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म स्पीड से बल्कि मूव कर रही है, इन अ सर्कल रेडियस इतना है, द एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे और पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब यहाँ पर देखें v कौन सा है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये रेडियस है और ये ओमेगा है।
तो आपको एक स्पीड गिवन है तो 2 आ गया, रेडियस आपके पास है 0.4, ये मल्टीप्लाई पे नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0.4 आपको बताना क्या था, एंगुलर स्पीड बतानी थी। तो अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाएंगे, जब पॉइंट हटाते हैं तो उसके अपोजिट साइड के ऊपर 1 लगाते हैं और जितने डिजिट हो वहाँ पर आप उतने 0 लगाते हैं। तो एक डिजिट था, मैंने 0 लगा दिया। अब इसको कैंसिल करना है, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, 2 5 10। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या है, मेरा आंसर है यहाँ पर 5। तो देखें 5 कहाँ लिखा है, 5 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो आपको अपने आंसर को बहुत अच्छे से देख के लगाने हैं और पढ़ के लगाने हैं, ये बातें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब अगला देखें, अगला क्या है, अगला है फॉर अ बॉडी सॉरी ये है हमारे पास 42, अ पॉइंट ऑन अ रिम, a point on a rim wheel moves 0.2 मीटर when the wheel turn through an angle of 0.1 रेड इन सेकेंड, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है और आपने अपना आंसर लगाना है। तो देखें यहाँ पर आपको ओमेगा दे दिया है एंड आपको यहाँ पर रेडियस दे दिया है, तो आपको यहाँ पर यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे दी है। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या करेंगे, 2 लिखे हैं यहाँ पर 0.2, ठीक है, एंड दिस इज 0.1 और ये रेडियस आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिंपल 2 आंसर आएगा। तो आपने अपना आंसर देखना है 2 कहाँ लिखा है, तो आपने यहाँ पे आके 2 पे मार्किंग कर देनी है। चलिए आप जल्दी जल्दी से अपने एमसीक्यू को वाइंड अप कर लें, देन फिर इसको रखें। तो अब ये क्या कहा है इसने नेक्स्ट एमसीक्यू में, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कांस्टेंट। तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो ये बात पता होनी चाहिए, ये और आई थिंक मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कहा हुआ है, अ कार ऑफ मास m, राउंड कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस, स्पीड इज दिस, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द कार। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको देखें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर पर यहाँ पर फार्मूला आप लोगों को मालूम होने चाहिए, जो कि फार्मूला क्या होता है, mv² r। तो अब इसकी यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो मास हमारे पास है 1, ठीक है, एंड वेलोसिटी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। तो सिंपल मैं 100 लिख लेता हूँ यहाँ पर, और डिवाइड में कर्वेचर है मेरे पास 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गए तो मेरे पास बचा क्या, 1। तो यहाँ पर आंसर क्या है, सिंपल यहाँ पे आंसर है 1। तो आपने यहाँ पर आकर टिक करना है 1 के ऊपर, ठीक है। एंड अब आपने अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ना है। तो अगले एमसीक्यू में देखें क्या लिखा हुआ है, अगले एमसीक्यू में कहा हुआ है पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। ये पिछले एमसीक्यू के अंदर ही आपको अभी डिस्कस किया है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दे या स्पीड कांस्टेंट बोल दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगी पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो अगला एमसीक्यू क्या है, इफ़ अ बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल, अगर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वी कांस्टेंट है, तो नो फोर्स डन ऑन इट। तो अब देखें नो वर्क, अब वर्क का क्या फार्मूला होता है, देखें इसको निकालने का तरीका क्या है। वर्क का फार्मूला होता है F/d, ठीक है। और क्या है, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट, कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, F एक्ट नहीं करेगा, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, और वेलोसिटी की बात है। तो अब देखें यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी की तो बात होगी नहीं, वेलोसिटी और स्पीड बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अब आप फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस के अंदर आपने कहीं वेलोसिटी कहीं देखी है, ठीक है। जनरल जो फॉर्म होती है फोर्स की ma होती है, तो वहाँ पे मास एक्ट करता है और एक्सीलरेशन होनी चाहिए। अब एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ देखें, वो क्या है, नो वर्क
इज डन ऑन इट, कि वर्क नहीं होगा। अब वर्क क्या है, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ है एफ इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। जब वहाँ पर वेलोसिटी ही नहीं होगी, ठीक है, जब वहाँ पर, तो यहाँ बल्कि हमें क्या कहा हुआ था, कांस्टेंट स्पीड है ना, तो स्पीड कैसे आती है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सिंपल, ये डब्ल्यू लिखा आपने, ठीक है, एफ को आपने ऐसे ही रखा। अगर आप डी की जगह आप यूँ कर दें, जैसे वेलोसिटी होती है एस अपॉन टी, ठीक है, तो आप यहाँ पर वी टी कर दें। अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है ज़ीरो है, तो कुछ भी चीज़ आप मल्टीप्लाई करवा दें वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क डन यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर हो गया होगा। अब कांस्टेंट और ज़ीरो में फ़र्क वाज़े हो गया होगा आज। तो यहाँ पर नो फोर्स, ठीक है। अब अगला है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है। वेलोसिटी इज ट्रांसवर्स। अगर आप लोगों को ट्रांसफर वेव याद हो तो वो आपको शायद पता हो। तो वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, अच्छा मैं ज़रा 46, तो 46 के अंदर देखे कहा है इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ कांस्टेंट स्पीड, कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है इन अ सर्किल, तो इसको अच्छे से यूँ समझ लेते हैं, इसको भी रब कर लें। तो आप देखें एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है जो कि, और यहाँ पर लेट सपोज एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये इसका एक रेडियस है, सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक रेडियस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने कहा है कि जो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और स्पीड आपको पता है कि क्या होती है, ठीक है। अब इस पर ये कहा है एमसीक्यू में, हमें कहा हुआ था कि एक वर्क अप्लाई नहीं होगा, नो वर्क इज़ डन। तो वर्क का हमने एक फॉर्मूला लिख दिया था एफ डॉट डी, ठीक है। तो जो हमारे पास, अगर आप इनकी जनरल फॉर्म्स लिखें और देखें दूसरे क्या क्या हमारे पास एमसीक्यू से, सारा मैं लिख लेता हूँ ज़रा इसको। ये ऑप्शन ए था मेरे पास, फिर एक मरतबा मैं दिखा भी दूंगा ऑप्शंस। फिर दूसरा था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया सिंपल। फिर तीसरे पे हमारे पास था कि फोर्स एक्ट ना करती हो। फिर फोर्थ पे था हमारे पास जो ऑप्शन डी था, वो था वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, कि वी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो अब पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ लेते हैं और आप ऑप्शन देखें, ताकि फिर मैं वन वन बाय क्लियर करता रहूँ। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल, एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से एक सर्किल में, तो वहाँ पर देखें मैंने वही ऑप्शन लिखे हैं, बस वहाँ पे उसके पैरामीटर लिख दिए कि वर्क वहाँ पर नहीं है, तो मैंने वहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया। ऑप्शन बी में है कि फोर्स, तो मैंने वहाँ पर एफ भी लिख दिया, ठीक है, देखिए मैंने वहाँ पे फोर्थ भी लिख दिया। अगले ऑप्शन में था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। एंड अगला था वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, तो मैंने ये ऑप्शन लिख दिए। अब इसको वन बाय वन समझना है। स्पीड है, स्पीड डिपेंड करती है, देखिए स्पीड का फॉर्मूला आप लिखें, क्या बनेगा, अच्छे से समझना है। एस अपॉन टी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपने यहाँ पर इस पैरामीटर के ऊपर देखना है कि एस आपके पास किस किस फॉर्मूले के अंदर आता है। अगर आप, हम लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट की गई है, ठीक है। हमें यहाँ पर गिवन क्या था, हमें यहाँ गिवन था स्पीड, वेलोसिटी गिवन नहीं है। अगर वेलोसिटी गिवन होती तो फिर शायद हम यहाँ पर कांस्टेंट वाले पे मार्क करते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इसमें क्या कहा हुआ है कि स्पीड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी का बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, ठीक है, वी अपॉन टी, तो चलिए डिपेंड कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी डिपेंड करती है, स्पीड डिपेंड नहीं करती। क्या बताया मैंने कि
स्पीड डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी डिपेंड करती है। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है, जब वेलोसिटी आपके पास होती है। अगर स्पीड होगी तो स्पीड से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो आपके पास ए भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वन बाय वन आप देखते हैं। फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। तो देखें यहाँ पर भी एक्सेलरेशन आ गया। तो जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस कैसे होगा। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है कि उसके अंदर एक फोर्सेस भी मौजूद नहीं होगी। अब पहला ऑप्शन बचा है वर्क वाला। अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो अब वर्क का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो डी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस होता है। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का भी कहते हैं, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे लिखूँ, तो एस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी अपॉन टी, वी इंटू टी हो जाएगा, वी टी। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर प्लेस कर दें, एफ डॉट एस टी। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया। और अच्छा, एक इसका एक और फार्मूला भी होता है, अगर आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। अगर आप इससे पिक कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। एस हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो आप देखें स्पीड के अंदर डिस्टेंस ही आता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात की गई है। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई है तो मतलब कि स्पीड ज़ीरो हो गई है बेसिकली। तो स्पीड ज़ीरो क्यों हुई है, स्पीड ज़ीरो हुई है इन दो फैक्टर की वजह से, एस और टी की वजह से। तो चलिए अब इसको यहाँ पे ही समझ लेते हैं वर्क वाले के अंदर, ये एस और टी, सॉरी। तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब आपने वहाँ पर कहा गया है कि वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। अब आप यहाँ पर रखें, और यहाँ पर भी सॉरी वी आएगा। कांस्टेंट स्पीड बोल दिया तो आप वहाँ पर रख दें वैल्यू। अब आप वहाँ पर वैल्यू रख दें ज़ीरो। ठीक है, जब आप ज़ीरो रखेंगे तो वहाँ पर वर्क की बात आ रही है। मीन्स कि अब आप डायरेक्टली देखें तो हमने यहाँ पर स्पीड का रिलेशन निकाल लिया वर्क के साथ, कि स्पीड का एक रिलेशन है जो कि परफॉर्म हो रहा है वर्क के साथ। अगर स्पीड होगी, ठीक है, अगर डिस्टेंस होगा तो वर्क प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड कही गई थी। ठीक है, तो स्पीड हमेशा जो स्पीड है वो किससे आती है, डिस्टेंस से आती है, और डिस्टेंस वर्क के अंदर अप्लाई होता है। तो इसका रिलेशन हमने सिंपल इसके साथ जाके लगा दिया। तो नो वर्क इज़ डन ऑन इट। अब वर्क क्यों नहीं हुआ, ये मैंने आपको बताया कि आप वहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड मीन्स कि आप इसको ज़ीरो कंसीडर करो, तो ज़ीरो को उस इक्वेशन में रखो, एफ इंटू ज़ीरो इंटू टी। तो किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो समझ में आया, मैसेज करके बता दें, देन अगला एमसीक्यू करें। प्रॉब्लम है इसके अंदर दोबारा, चले बस अब नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। दो एमसीक्यू हैं देन ख़त्म। तो अभी अगला एमसीक्यू में है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब ट्रांसवर्स की मैं बात कर रहा था। ट्रांसवर्स आपने अगर नाम सुना हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, समझा आपने इसको यहीं से थोड़ा सा कंबाइन करना है। तो ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर वेव्स होती हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव को आपने याद रखना है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये 90 डिग्री होती हैं। ठीक है, और रेडियल मतलब होता है कि वो हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, रेडियल मीन्स भी यही होता है। तो अब वन बाय वन अपना एमसीक्यू रीड करते हैं और देखते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक पार्टिकल बना लेते हैं यहाँ पर, और एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका वो बता रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है। तो आपने सबसे पहले पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर होती है। लीनियर मतलब कि टेंजेंट होती है, 90 डिग्री होती है।
और एक एक्सेलरेशन है, और आपको बताया था वो डायरेक्टेड टूवर्ड होती है। तो यहाँ पर एंगल क्या होती है 90। अब रेडियल का मतलब समझाता हूँ सबसे पहले। तो रेडियल का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट है, इसको मैं इससे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ये जब कहीं भी मूव करेगा तो ये हर एक पॉइंट के साथ रेडियल होगा। रेडियल का मतलब होता है कि सर्कल के साथ इन टच होगा। जैसे कि फॉर सपोज ये पॉइंट यहाँ आएगा तो वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, देखें वेलोसिटी चेंज हो गई, बट जो ये पॉइंट है ये सेम रहेगा। तो ये कहलाता है रेडियल। रेडियल मतलब होता है कि हर एक पॉइंट के ऊपर आके फिक्स रहना। अगर आप लोगों ने आई थिंक गैल्वानोमीटर अगर आपने पढ़ लिया हो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड बताएंगे सर आपके कि रेडियल फील्ड हमें चाहिए होती है। तो आप वहाँ पर रेडियल फील्ड और अच्छे से समझ सकते हैं अगर मेरे बातों से समझ नहीं आया। मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। हमें रेडियल का मतलब वो होता है कि वो जो भी पॉइंट है वो जिस जगह पे भी होना वो अपने सेंटर के साथ परपेंडिकुलर बनाए। ठीक है, मीन्स के देखें ये परपेंडिकुलर बना रहा है। अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ इस पॉइंट के ऊपर आके तो वो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएगा, मीन्स कि ये हर अपने पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये कहलाती है रेडियल। और जब मैं गैल्वानोमीटर की बात कर रहा हूँ तो गैल्वानोमीटर के अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ लिया हो तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड कोड लेते हैं और इनके दरम्यान एक कीज़ प्लेस करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा रेडियल होती है। वो इस तरह की फील्ड होती है, मीन्स कि जो पार्टिकल मूव करेगा वो इस तरह मूव करे कि जो आपका जो एंगल हो वो हमेशा 90 डिग्री बने। ठीक है, तो वहाँ पे एक फैक्टर होता है साइन 90। आई थिंक मैं ठीक हूँ। तो साइन 90 का फैक्टर हमें क्या करना होता है, साइन 90 का फैक्टर वो फैक्टर है जिसको हमें 1 बनाना है। और आपने आई थिंक ये फार्मूला पढ़ा होगा, T इज़ इक्वल टू BINA अल्फ़ा। तो ये समझाइए गैल्वानोमीटर इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अगर प्रिंसिपल पूछे गैल्वानोमीटर का क्या है तो प्रिंसिपल क्या है, T इज़ इक्वल टू बीना कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर गैल्वानोमीटर काम करता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अपने सर को आप बता भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो खैर अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो अब क्या कहा है, वेलोसिटी इन ट्रांसफर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल। ठीक है, तो ये देखें ये वाला तो वैसे ही कर रहा है, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया क्योंकि देखें वेलोसिटी ट्राइवर्स है मतलब कि 90 डिग्री बनाना है और एक्सेलरेशन रेडियल है हर एक पॉइंट के ऊपर। अब देखते हैं वेलोसिटी इज रेडियल, नहीं वेलोसिटी रेडियल नहीं है। रेडियल का मतलब मैंने बता दिया वो पॉइंट हर सेंटर के साथ क्या हो, इन टच में हो, तो वो रेडियल कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर के साथ इन टच में नहीं है वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन इज ट्रैवर्स, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और ट्रैवर्स नहीं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि ट्रैवर्स क्या होगा और ट्रांसवर्स क्या होगा और रेडियल क्या होगा। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपका, देन अगला एमसीक्यू करें एंड देन ख़त्म। समझ में आ गया ट्रांसवर्स क्या होता है और रेडियल क्या होता है। जब हर एक पॉइंट हर एक पार्टिकल सेंटर के साथ इन टच होगा, मूव कर रहा होगा अलोंग द सेंटर, तो वो कहलाता है रेडियल। और परपेंडिकुलर और टेंजेंट का दरम्यान आपको फासला बता दिया कि वह किसी भी पॉइंट के साथ एक फासला बनाए, बिल्कुल 90 डिग्री बनाए, तो वो कहलाता है टेंजेंट। तो लास्ट एमसीक्यू है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ with a speed of 40 meter per second. If it hits the ground 2 seconds, what is the distance from the cliff and at the point of the ball hits? ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस समझे आपको यहाँ पर, हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पर देखें कितना आसान काम है कि आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड और वेलोसिटी गिवन है तो आप सिंपल यहाँ पे स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको यहाँ ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मूला वेलोसिटी का, वो होता है S/T। तो हमें डिस्टेंस चाहिए, तो S इज़ इक्वल टू VT। तो वेलोसिटी है हमारे पास 40 एंड टाइम है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गया, 80 मीटर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो राइट ऑप्शन है हमारा 80 मीटर। तो आज की क्लास में कोई ऐसा एमसीक्यू था जो समझ नहीं आया?